अस्सलाम वालेकुम बेटा टॉपिक हम बाहर एटॉमिक मॉडल कर चुके थे। उससे मुतालिक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो हमारी एमसीक्यूज़ बनती हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, कैसे कैसे वो एमसीक्यूज़ आपसे पूछ सकता है। और आपने डिफरेंट फार्मूलिज़म जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं इनकी रीअरेंजमेंट कैसे करनी होती है, फिर इनमें से उन एमसीक्यूज़ को आपने कैसे अटैम्प्ट करना होता है। तो इंशाल्लाह आज हम वो सीखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट्स इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसी एक हाइड्रोजन एटम के nth स्टेट के अंदर टोटल एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन की क्या कुछ होगी वो हमने बतानी है बेटा। तो बेटा हमेशा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, लेकिन चूँकि nth ऑर्बिट यहाँ पर ऑर्बिट को बताया नहीं है उसने कि फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, तो इसीलिए एन स्क्वायर यहाँ नीचे डिवाइड होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज है, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज आर एन इन टर्म ऑफ बाहर रेडियस ए नॉट फॉर अ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द रिलेशन। कि एक बाहर रेडियस की सूरत के अंदर nth ऑर्बिट के रेडियस को हम हाइड्रोजन एटम के लिए किस रिलेशन से ज़ाहिर कर सकते हैं, वो रिलेशन बेटा हमने यहाँ पर बताना है। तो रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, इसका फार्मूला हमारे पास बेटा बराबर होता है आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एम ई। आर एन स्क्वायर यहाँ से हटा लें बेटा, एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी बेटा यहाँ पर एच कट स्क्वायर आएगा, एच कट की वैल्यू के साथ ये हमारी रिलेशन बनेगी, डिवाइडेड बाय एम ई। अब ये आर नॉट है हमारे पास, ए नॉट जिसे बाहर रेडियस कहा जाता है, तो आर एन बराबर होगा ए नॉट एन स्क्वायर के। तो यहाँ पर रिलेशन बेटा हमारे पास बनेगा ए नॉट एन स्क्वायर। सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। थर्ड एमसीक्यूज है, इन अ बाहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द लोएस्ट ऑर्बिट कोरस्पॉन्ड टू एनर्जी। हाइड्रोजन एटम के लिए बाहर मॉडल के अंदर लोएस्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी बेटा, हमेशा मिनिमम रहती है, मिनिमम एनर्जी। सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यूज, इफ एम इज द ऑर्बिट नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन एनर्जी इंक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस। पहला ऑप्शन है हमारे पास कि जैसे जैसे एन बढ़ता चला जाएगा वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। बी ऑप्शन है, हाइड्रोजन इमिट्स इंफ्रारेड रेज फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 1। हमेशा हाइड्रोजन इंफ्रारेड रेज को खारिज करता है जब उसका इलेक्ट्रॉन किसी इन्फिनिटी स्टेट से फर्स्ट स्टेट के अंदर आता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज 0 फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो 0 रहती है। डी ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी वेरीज एज एन स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ये हमेशा वेरी करती है एन स्क्वायर के। तो यहाँ पर बेटा आपके पास ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। उसकी वजह अभी हमने फार्मूला बेटा देखा कि हमेशा जो एनर्जी है ये बराबर होती है -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे एन वेरी करेगा वैसे वैसे एनर्जी बदलती चली जाती है। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 1 बी मिनिमम। किस सिस्टम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है ये हमेशा मिनिमम रहेगा, और फर्स्ट ऑर्बिट के इस रेडियस के अंदर हमेशा याद रखिएगा एन की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो बेटा सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, ड्यूट्रियम एटम या हाइड्रोजन एटम या डबली आयोनाइज्ड लिथियम। ऑप्शन ए करेक्ट है, डबली आयोनाइज्ड लिथियम के लिए ये चीज़ करेक्ट है। उसकी वजह यह है कि लिथियम का Z जो हमारे पास है होता है वो 3 के बराबर होता है। अब इस Z3 के ऊपर ये हमेशा याद रखिएगा इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, एनर्जी मैक्स बेटा होगी, और अगर एनर्जी मैक्स हो रही है तो R विल बी मिनिमम। क्यों? क्योंकि E और R के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन है। तो इस तरह से ए ऑप्शन डबली आयोनाइज्ड लिथियम का करेक्ट है। सिक्स एमसीक्यूज है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी टू अ लोअर एनर्जी लेवल द डिफरेंस अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ।
जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक हाई एनर्जी स्टेट से एक लो एनर्जी लेवल के अंदर आता है तब जो एनर्जी का फ़र्क है ये किस शक्ल के अंदर अपेयर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओनली, थर्मल रेडिएशंस ओनली, बोथ, नन ऑफ दिस। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत के अंदर आता है या थर्मल रेडिएशंस की सूरत के अंदर आता है, ये दोनों आते हैं। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा जब भी एक फोटान इमिट होता है ये फोटान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, कभी थर्मल नहीं होती, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 7th MCQs है बाहर बेसिक आइडिया ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इन एटम एंड द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ द फोटॉन्स फ्रॉम द हायर लेवल्स वाज एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड बाय द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय। बाहर ने जब अपना ये आइडिया पेश किया था कि हमेशा जिन लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इनकी एनर्जी डिस्क्रीट रहती है, फिक्स्ड रहती है, क्वांटा की सूरत के अंदर रहती है। फिर इसने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन उस वक्त फोटॉन इमिट करेंगे जब ये अपनी किसी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट एक्सपेरिमेंटली तौर पर किस बंदे ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके साबित किया था? ठीक है बेटा, फ्रैंक्स हर्ट्ज, ये वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये चीज़ साबित की थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। 8th MCQs है इफ़ E इज़ द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ द हीलियम एटम विल बी। अगर nth ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के उसकी एनर्जी E है तो एक हीलियम एटम के nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या कुछ होगी बेटा, वो हमने बतानी है। पहली बात बेटा, हमेशा एनर्जी जो है ये Z स्क्वायर के डायरेक्ट रिलेशन में आती है। ठीक है बेटा, किसी भी एक एटम के लिए हमेशा जो एनर्जी है उसकी वो उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्ट रिलेशन में जाती है। ये फार्मूला जहन में रखिएगा। अब यहाँ से गौर करें, अगर ग्राफ का एक को बढ़ा दें दूसरी को कम कर दें, एक के अंदर रेशोज़ बता दी जाएँ दूसरे के अंदर रेशोज़ क्या होंगी, वो सारे बेसिक फार्मूला से रिलेटेड जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो आप इसके लिए खुद से खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो अभी सर्च करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट MCQs और इसके पहले 3 लेक्चर्स के अंदर इनके ग्राफ क्या कुछ होंगे, इनके रिलेशन बेस्ड क्या कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद अब बेटा जहन में रखिएगा, एक हाइड्रोजन एटम का Z हमेशा 1 होता है और वहीं Z ऑफ हीलियम ये बराबर होता है बेटा 2 के। ठीक है, अब यहाँ से गौर कीजिए, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी को E से कंसीडर कर लिया जाए। ठीक है बेटा, तो रिलेशन हमारे पास क्या कुछ होगा वो रिलेशन हमने यहाँ पर बनाना है। हाइड्रोजन एटम की एनर्जी डिवाइडेड बाय हीलियम एटम की एनर्जी He। ठीक है बेटा, बराबर होगा हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर और इसका स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ से हमने चूंकि हीलियम एटम की एनर्जी बतानी है, हीलियम एटम की एनर्जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, हीलियम एटम की एनर्जी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगी। तो EH हाइड्रोजन एटम की एनर्जी मल्टीप्लाई होगा ZHE हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ZH और इसका स्क्वायर। अब यहाँ से EHE हीलियम एटम की एनर्जी ये बराबर होगी EH हाइड्रोजन एटम की एनर्जी और ZHE डिवाइडेड बाय ZH और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर उसने हमें वैल्यूज़ बताई हुई हैं, इनके एटॉमिक नंबर के दरमियान में रेशो देखिए ZHE 2 है, इसे 1 से तकसीम करें 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बन जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की एनर्जी जो है अगर उसे कैपिटल E से ज़ाहिर कर लें तो ये रिलेशन बराबर होगा बेटा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे और इधर से E यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आंसर बेटा आपके पास डी करेक्ट है। 9th MCQ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर्स ऑर्बिट अ हाइड्रोजन एटम इमिट्स द फोटॉन ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। हाइड्रोजन एटम के बोहर ऑर्बिट्स को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो इन दो शेल्स के दरमियान में जो फोटॉन्स इमिट होंगे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होगी, ये बेटा हमने बताना है। तो बेटा फोटॉन जब भी इमिट होता है तो दो शेल्स के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस आता है, 4 और 3 के दरमियान में आ रहा है तो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसे अगर डेल्टा E 4 3 से मैं ज़ाहिर कर दूँ
ठीक है। और इसी तरह से फिर सेकंड से फर्स्ट के अंदर आता है ये डेल्टा ई, और अगर इसे मैं 2 1 से ज़ाहिर कर दूँ, हमेशा याद रखिएगा बेटा E21 ये जो चेंज है ये हमेशा ग्रेटर रहती है डेल्टा E43 से। उसकी वजह कि यहाँ पर इन दो शेल्स के दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये इनके मुकाबले में कम होता है, तो इसीलिए हमने ये चीज़ लिखी। अब चूँकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट रिलेशन में होती है तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी 2 1 की ये ग्रेटर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी न्यू 4 3 से। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास जो बेटा है वो ऑप्शन बेटा है डी करेक्ट, कि जब N4 से आएगा, ठीक है, तो इनकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किन दो एनर्जी शेल्स के दरमियान में ट्रांजिशन से आएगी, जब ये फोर्थ स्टेट से अपनी किसी थर्ड स्टेट के अंदर आएगा उस वक्त जो फोटोन इमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, लो होगी। ये हमने बताना था। 10th MCQs है, इफ़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, देन द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज़। अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगाई जाए एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर और वो उसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर बदल दे, ठीक है बेटा, ज़ाहिरी सी बात है एक हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, तब जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ये बेटा हमने बतानी है। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसने हमें एनर्जी बता दी है, ये बराबर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको बदलेंगे जॉल्स के अंदर तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब जब इसकी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आएगा 2.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जॉल्स के अंदर, ठीक है बेटा। अब एनर्जी का रिलेशन हमारे पास बराबर होता है -E² डिवाइडेड बाई 8πε0 r। हमने रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो रेडियस होगा -E² डिवाइडेड बाई 8πε0 e के। अब यहाँ से गौर करें, सारी चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं, एनर्जी हमें दी हुई है, 8 पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन की वैल्यू भी हम जानते हैं और ई की भी वैल्यू जानते हैं। जब इनको पुट करेंगे तो आंसर आता है 5.3 10⁻11 और रेडियस हमेशा मीटर्स के अंदर, तो 5.3 10⁻11 ए ऑप्शन करेक्ट है बेटा। 11th MCQs है, इफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग इन इट्स बाहर ऑर्बिट हैविंग बाहर रेडियस ऑफ 0.529 आंगस्ट्रॉन्ग, देन द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज़। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर मूव करता है जिसका रेडियस है 0.529 आंगस्ट्रॉम, तो थर्ड ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसका रेडियस क्या होगा बेटा, हमने ये बताना है। बेटा हम जानते हैं Rn, nth ऑर्बिट का रेडियस हमेशा बराबर होता है n² a0, जिसे बाहर ऑर्बिट कहते हैं, या आपकी बुक के अंदर उसने इसे R0 लिखा हुआ है। आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं आप इसे R0 बना लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है बेटा। अब R0 फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये 0.529 आंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अब थर्ड ऑर्बिट के लिए लिखना है तो n3 बन जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो Rn या थर्ड ऑर्बिट के लिए जो रेडियस है n का स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर कर लेंगे और 0.52 आंगस्ट्रॉम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो R3 बराबर होगा 4.761 आंगस्ट्रॉम के बराबर। तो ऑप्शन बेटा आपके पास है 4.761 आंगस्ट्रॉम, सी ऑप्शन करेक्ट है। 12th MCQs है, ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम हैज़ अ सेम ऑर्बिटल रेडियस एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन, देन द क्वांटम स्टेट n ऑफ द बेरिलियम 3+ है। एक ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम है जिसका सेम ऑर्बिटल रेडियस है, किसके, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट के, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसके रेडियस के बराबर का अब इसका रेडियस है। अब वो कहता है कि अब इसकी क्वांटम स्टेट कौन सी होगी, वो हमने बेटा क्वांटम स्टेट बतानी है इस ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम के लिए, ठीक है बेटा। तो रिलेशन हम रेडियस का जानते हैं, और n बराबर होता है बेटा
आर नॉट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए z चूँकि 1 होता है तो आर एन को हमने लिखा था एन स्क्वायर आर नॉट। ठीक, ये रिलेशन आप पढ़ के, ओरिजिनली तौर पर ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर गौर करें, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जाए n 1 हो जाएगा और r1 बराबर होगा r नॉट के। पहला ये रिलेशनशिप अपने जहन में रखिएगा बेटा। अब ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम के लिए z हमेशा बराबर होता है 4 के, Be जिसे 3+ ये कह रहा है। अब इसका z अगर 4 है तो Rn इसके लिए बराबर होगा n स्क्वायर r नॉट डिवाइडेड बाई z। अब इस फार्मूला के अंदर वैल्यू को पुट करें। यहाँ पर R1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ 1 पुट किया जाएगा, इसे R1 लिखेंगे। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, R नॉट डिवाइडेड बाई z, और मैं इसे बराह रास्त 4 लिख रहा हूँ। R1 बेटा चूंकि हमारे पास R नॉट के बराबर है तो R नॉट इज इक्वल टू R नॉट डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से इसके साथ होगा बेटा n स्क्वायर, ये ऑलरेडी चलता आएगा। आप इस n स्क्वायर को वैसे n स्क्वायर ही लिखते हैं, ये n स्क्वायर भी अभी फ़िलहाल साथ रहने दें, यहाँ जस्ट 1 पुट कर लें। ठीक है बेटा, अब R नॉट से R नॉट को कैंसल आउट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ रिलेशन बनेगा बेटा n स्क्वायर बराबर होगा 4 के। आप n को फाइंड करेंगे तो 2, तो वो क्वांटम स्टेट होगी इस सेकंड। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 13 MCQs है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। एक हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसकी हमने काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ाहिरी सी बात है यही कुछ ही एनर्जी होगी उसके पास, क्योंकि मोशन की वजह से इसके पास एनर्जी होती है। तो इसीलिए आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बजाय इसको जॉल्स के अंदर बदल लेंगे। जॉल्स के लिए आपने क्या करना है, इसके साथ 1.6 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -2.16 10⁻18 के बराबर। सी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। तो बेटा ये थी हमारी बेसिक वो स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज़ या डिफरेंट जो आपके बोर्ड्स के अंदर एमसीक्यूज़ आ चुकी हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना था। अपने बाहर एटॉमिक मॉडल जो टॉपिक हमने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 20 के अंदर, पीटीबी के अंदर बेटा तो ये 20 है चैप्टर, लेकिन बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं उनके अंदर ये 19 है। ठीक है बेटा, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।